किसी से किया नहीं जाए, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा। देखिए सर को झुका लूं तो चले जाएगा। 50 और 60 का दशक हिंदी सिनेमा का स्वर्णकाल, एक से बढ़कर एक फिल्में और उनका गीत संगीत। उन दिनों फिल्मी गीतों को सुनने का एकमात्र जरिया रेडियो हुआ करता था, विविध भारती और उससे भी पहले रेडियो सिलोन। 60 के दशक में इन दोनों माध्यम पर अक्सर एक गाना सुरीली फीमेल वॉइस में गांव-गांव, शहर, गली मोहल्ले और हर घर में बजा करता था। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने। ये गाना महान संगीतकार S.D. बर्मन के संगीतबद्ध किए हुए कुछ बेहतरीन गानों में से एक था। ये गीत अभी श्रोताओं के दिलो दिमाग में शहद बनकर घुल ही रहा था कि 1965 में आई फिल्म नूर महल के गीत ने तो मानो बिजली ही गिरा दी और राह चलते लोगों को ठहर कर इसे सुनने को मजबूर कर दिया था। मगर इस सुरीली तान ने फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 गायिका के सिंहासन पर बैठी सुर सम्राज्ञी के होश फाख्ता कर दिए थे। क्या आप जानते हैं कि सालों तक रेडियो और दूरदर्शन पर इस गायिका का एक बेहद चर्चित गाना किसी और पार्श्व गायिका के नाम से बजता रहा और जनता जनार्दन को इसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं लग पाया। आखिर देश के इतने बड़े संस्थान प्रसार भारती से कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई थी। ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हीं से। कौन थी वो गायिका और क्यों उनका सिर्फ एक इंटरव्यू लेने के लिए मशहूर रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी साहब ने 45 सालों तक इंतजार किया। कौन है ये विलक्षण गायिका जिसने महज 17 साल की नौसिखिया उम्र में अपना पहला हिंदी डुएट तलत महमूद जैसे कद के गायक के साथ गाकर पूरी फिल्म बिरादरी को चकित कर दिया था, जिसकी सुरीली तान में बड़े बड़े संगीतकारों के सुर और गीतकारों के शब्द अल्हड़ से मचलते हुए गूंजते थे। क्यों उस गायिका को बॉलीवुड ने राजनीति का शिकार बना दिया? कौने रंग मूंगवा कवने रंग मोतिया हो कौने रंग। आप हैरान होंगे कि ये महान गायिका अपनी लोकप्रियता और टैलेंट के कारण फिल्म इंडस्ट्री में एक विशेष वर्ग की आंख का रोड़ा बन गई थी, या कह लें कि इनकी काबिलियत ही इनकी तरक्की की दुश्मन बन बैठी। इनके कंठ से निकले गीत लोगों की जुबान पर थिरकने लगे और इनका जादू भाषा और सरहदों की हदें पार करने लगा। तो क्यों इतनी काबिलियत के बावजूद हिंदी सिनेमा में इन्हें काम मिलना कम हो गया या धीरे धीरे बंद ही हो गया? ना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज राज। सोचने पर मजबूर कर देगा वो वाकया जब इनके गाए गानों को फिल्म की रिलीज से पहले ही हटा दिया जाता था। क्यों कैसेट में उनके गाने होने के बावजूद कैसेट कवर पर बाकी सिंगर्स की तस्वीर के साथ उनकी तस्वीर नहीं होती थी? कौन है ये गायिका जिन्हें श्रोताओं का भरपूर प्यार मिला मगर बेरहम बॉलीवुड ने उन्हें उस मंजिल तक कभी नहीं पहुंचने दिया जहां शीर्ष गायिका का सिंहासन था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी आरजे कंगना के साथ। नमस्कार, मैं हूं आरजे कंगना और आप देख रहे हैं फिल्मी किस्से विद आरजे कंगना। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं गुजरे ज़माने की फीमेल प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर की, जिनके सुरीले मधुर स्वर का सौंदर्य आज भी संगीत रसिकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मगर वक्त को दोष दें या नसीब की मार कहें, इनके टैलेंट की कद्र फिल्मी दुनिया ने कभी नहीं की। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजर। सुमन जी का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था, जो उस वक्त भारत का हिस्सा था। इनके पिता शंकर राव हिमाड़ी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थे। ये अपने माता पिता की 6 संतानों में सबसे बड़ी थी।
बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से कराने के लिए इनके पिता साल 1943 में तबादला कराकर मुंबई आ गए और यहाँ के सेंट कोलंबिया स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई। सुमन जी का रुझान बचपन से ही पेंटिंग की ओर था, जिसके चलते बाद में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया। इनका एक और शौक था और वो था म्यूजिक। इनके घर में भी संगीत सभी को पसंद था, मगर किसी को भी घर से बाहर गाने बजाने की इजाज़त नहीं थी। इनके पिता के दोस्त और पड़ोसी पंडित केशव राव भोले सुमन जी की प्रतिभा को पहचानते थे। वो खुद भी रेडियो में थे। उन्होंने इनके पिता से सुमन को संगीत सिखाने का आग्रह किया। अब सुमन जी ने शौकिया तौर पर संगीत सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन रियाज के साथ जब इनकी आवाज़ निखरती चली गई तो उन्होंने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से संगीत के गुर सीखे। साल 1952 में इनके गुरु केशव राव भोले ने रेडियो पर गाने का प्रस्ताव दिया, तो सुमन घर की बंदिशों और पिता की नसीहत के बावजूद खुद को रोक नहीं पाई और इस तरह पहली बार उनकी मखमली आवाज़ चार दीवारी से निकलकर श्रोताओं के कानों तक पहुंची थी। इसका उन्हें फ़ायदा भी मिला और उन्हें 1953 में मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में गाने का प्रस्ताव मिला। इस फिल्म में उनके गाने को सुनने के बाद जाने माने डायरेक्टर शेख मुख्तार सुमन जी की आवाज़ के कायल हो गए। उन्होंने सुमन जी को अपनी आने वाली फिल्म मंगू में 3 गाने ऑफर कर दिए। फिल्म में संगीत दे रहे थे मोहम्मद शफ़ी। सुमन जी ने तीनों गाने गाए और फिल्म के रिलीज़ होने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन कुछ कारणों से फिल्म के म्यूज़िक की जिम्मेदारी O.P. नैयर साहब को सौंप दी गई। नैयर साहब ने सुमन जी के गाए 3 गानों में से सिर्फ 1 गाने को ही फिल्म में रखा और इस तरह 1954 में रिलीज़ हुई मंगू के गीत से सुमन कल्याणपुर का हिंदी फिल्मों में गाने का सफ़र शुरू हुआ। मंगू फिल्म में गाकर सुमन जी के कैरियर को रफ्तार मिली और इसी साल उन्होंने दूसरी फिल्म में तलत महमूद के साथ अपना पहला डुएट गाया। कहा जाता है कि महमूद जी ने पहली बार सुमन जी को कॉलेज के एक संगीत प्रोग्राम में गाते हुए सुना था और उनकी मखमली आवाज़ से वो इतना इम्प्रेस्ड हुए कि उस वक्त के टॉप सिंगर होने के बावजूद उन्होंने खुद सुमन जी के साथ गाने की पहल की थी। फिल्म थी 1954 में आई दरवाज़ा और सुमन जी की उम्र थी महज 17 साल। तलत महमूद जैसे कद वाले सिंगर के साथ गाना गाने के बाद उनके कैरियर ने ऊंची छलांग लगाई। फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान इस नवोदित गायिका पर गया। फिर तो गाने का जो सिलसिला बना तो उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों के अलावा गुजराती, मैथिली, तमिल, भोजपुरी, पंजाबी जैसी कई भाषाओं में गाने गाए। साल 1958 में उनकी शादी मुंबई के एक बिजनेसमैन रामानंद कल्याणपुर से हो गई और इस तरह वो सुमन हिमाड़ी से सुमन कल्याणपुर बन गई। उनके गाए गीत लोगों की जुबान पर खेल रहे थे, मगर इस गायिका के बारे में ठीक से किसी को मालूम नहीं था। इनकी आवाज़ की मधुरता और बारीकी से चकमा खाए लोग इसे लता मंगेशकर की आवाज़ मानकर सालों तक झूमते रहे। इसका एक उदाहरण 1959 में आई फिल्म चांद का एक गाना है, जिसे हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर ने मिलकर गाया था। इस गीत को सुनने वाला ज़रूर धोखा खा जाएगा कि कौन सी लता दीदी की आवाज़ है और कौन सी सुमन कल्याणपुर की। कभी आज कभी कल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों हमारे सुनते ही नहीं साजना। पार्श्व गायिका के नाम पर सबकी पहली पसंद मंगेशकर बहनें थीं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लता दीदी सुमन जी से काफ़ी पहले कदम रख चुकी थीं और उनकी लोकप्रियता गायकी के आसमान पर चांद सूरज बनकर चमक रही थी। हर गीतकार संगीतकार अपनी रचना के लिए लता मंगेशकर को ही आइडियल मानता था। उस दौर में भी लता जी एक गाना गाने के 100 रुपये फीस के रूप में लेती थीं। सिर्फ कुछ बेहद बड़े प्रोड्यूसर्स को छोड़कर ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स उनकी महंगी फ़ीस की वजह से उनके पास जाते ही नहीं थे या उन्हें लता जी की डेट्स नहीं मिलती थी। ऐसे वक्त में सुमन कल्याणपुर की आवाज़ इन प्रोड्यूसर्स के लिए किसी खजाने के मिलने के बराबर थी। हूबहू लता मंगेशकर जैसी आवाज़ के कारण सुमन जी के पास फिल्मों का तांता लग गया। जो प्रोड्यूसर्स लता दीदी की महंगी फीस के चलते अपना मन मार लेते थे, अब उन्हें दूसरी लता मिल चुकी थी। वही आवाज़, वही क्वालिटी और वही मिठास।
बात 1958 की है, जब एक गाने के रिकॉर्डिंग को लेकर एस डी बर्मन साहब और लता मंगेशकर के बीच मनमुटाव हो गया था। बर्मन दा ने मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को अपने संगीत से कुछ ऐसा तराशा था कि ये उनके पूरे संगीत सफर का एक नायाब नमूना बन गया था। पार्श्व गायक के रूप में हेमंत कुमार का चयन हो चुका था, मगर इस गीत के शब्दों को एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस के साथ गाने के लिए उन्हें अब एक गायिका की तलाश थी जो सुमन कल्याणपुर पर आकर खत्म होती है। सुमन जी ने अपनी पतली और नाजुक आवाज़ में इसे ऐसे गाया कि आगे आने वाले कई सालों तक ये रेडियो पर गूंजता रहा, मगर बरसों तक इस आवाज़ को लता जी की आवाज़ समझ लोग झूमते रहे। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने। लेकिन कहा जाता है कि ये बात लता जी को नागवार गुजरी कि कोई उनकी आवाज़ में कैसे गा सकता है। उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स से कह दिया कि अगर वो सुमन कल्याणपुर के साथ काम करेंगे तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगी। अब इसे होनी कहें या अनहोनी, सुमन जी की आवाज़ की मिठास ही उनके कैरियर में जहर घोलने का काम कर गई। इतनी खूबसूरत और नैसर्गिक आवाज़ के बावजूद संगीतकार उन्हें मौका देने में झिझकने लगे थे, क्योंकि वो लता दीदी के नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहते थे। तभी 1960 के करीब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच गानों की रॉयल्टी को लेकर बहस हो गई, जिस कारण दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में मोहम्मद रफ़ी के साथ डुएट गाने वाली एक परफेक्ट गायिका की तलाश शुरू हुई, जो सुमन कल्याणपुर पर आकर ख़त्म हुई। फिर तो मोहम्मद रफ़ी और सुमन जी ने मिलकर एक से बढ़कर एक नगमे पेश किए जो खूब हिट रहे। मज़े की बात तो ये रही कि किसी को भी शायद गलती से भी एहसास नहीं हुआ कि जिस आवाज़ को वो मोहम्मद रफ़ी के साथ सुन रहे हैं वो लता मंगेशकर की नहीं है। सुमन जी की आवाज़ इन गानों में लता जी से किसी मायने में कम नहीं है। सुमन कल्याणपुर और रफ़ी साहब ने साथ में 140 से ज़्यादा गाने गाए जो करीब करीब सारे ही हिट हुए। जो हम पे गुजरते हैं, तन्हा किससे थी। जल्द ही रफ़ी साहब और लता मंगेशकर का झगड़ा सुलट गया और दोनों फिर से एक मंच पर आ गए। रफ़ी जी और लता जी को पसंद करने वाले फिल्म मेकर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स जैसे इसी पल के इंतज़ार में बैठे थे। उन्होंने फिर से दोनों को अपनी फिल्मों में लेना शुरू कर दिया। सुमन जी के कैरियर का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि उनकी आवाज़ की तुलना हमेशा लता जी से की जाती रही। उनकी आवाज़ की ओरिजिनलिटी लता जी के स्टारडम के आगे कहीं दब सी गई। लगभग एक जैसी आवाज़ होने के बावजूद लता जी ने जो मुकाम पाया उसे पाने की बस हसरत ही बची रह गई सुमन कल्याणपुर के पास। जुदाई हट के कहना कि मेरे होके रहना, सजाई हो रही। उनके गाए कई गानों को रेडियो और दूरदर्शन पर अक्सर लता मंगेशकर के नाम से प्रसारित किया गया। एक बार 1980 के दशक में दूरदर्शन के लोकप्रिय छाया गीत प्रोग्राम में उनका गाया गीत नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे को दिखाया गया, मगर शो के होस्ट ने गायिका का नाम लता मंगेशकर बताया। तभी प्रसार भारती के ऑफिस में फ़ोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि आपने इस गाने में गलत गायिका का नाम लिया है, इसे गाने वाली हैं सुमन कल्याणपुर। इधर से पूछने पर फ़ोन करने वाले ने अपनी आइडेंटिटी बताई, चारुल कल्याणपुर, सुमन कल्याणपुर की बेटी। इस खुलासे से प्रसार भारती के अधिकारी सख्ते में आ गए थे। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। अगर सुमन जी के गाए गानों पर नज़र डालें तो पता लगता है कि उनकी आवाज़ जल के समान थी, जिसमें हर रंग बड़ी आसानी से घुल जाता था। शास्त्रीय, प्रेम, श्रृंगार, परिणय और वियोग सभी भावों पर उन्होंने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति दी है। फिल्म सांझ और सवेरा में मोहम्मद रफ़ी के साथ गाया गाना अजहू न आए बालमा शास्त्रीय बंदिश का एक कालजयी गाना बन गया। ऐसे ही फिल्म बरसात की रात का गीत गरजत बरसत सावन आयो रे मील का पत्थर है। ऐसे ही फिल्म गीत का बांसुरी बनाई के हो, फिल्म मुनीम जी का पानी में जले मेरा गोरा बदन हो, या फिल्म साथी का मेरा प्यार भी तू है गाना हो, इन सभी में सुमन जी की आवाज़ ने चुंबक की तरह लोगों का हृदय खींच लिया। होठों से मुझे भी लगाए, बांसुरी बनाई के हो। रेडियो के सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम बिनाका गीत माला के जरिए दशकों तक घर घर गूंजने वाली आवाज़ यानी अमीन सयानी साहब को कौन नहीं जानता। भारत के सबसे मशहूर रेडियो प्रेजेंटर, रेडियो किंग अमीन सयानी जी के साथ बॉलीवुड हस्तियों के इंटरव्यू खासे चर्चा में रहते थे।
एक बार उन्होंने सुमन कल्याणपुर जी से एक इंटरव्यू लेने की गुजारिश की, मगर सुमन जी ने बात टाल दी। दरख्वास्त करते करते 45 बरस बीत गए और इंतज़ार की घड़ी 2005 में आकर ख़त्म हुई, जब सुमन जी 1 घंटे के इंटरव्यू के लिए राज़ी हो गईं। मगर उन्होंने एक शर्त पर इंटरव्यू देने की बात कही थी कि ना तो उनका कोई फ़ोटो खींचेगा और ना ही उनसे वो सवाल पूछे जाएं जिनका वो जवाब देना पसंद नहीं करती। अखियों का नूर है तो, अखियों से दूर है तो, फिर भी। सुमन जी ने अपने दौर के सभी टॉप के गायकों के साथ सफल जुगलबंदी की, जिनमें मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, हेमंत कुमार, मुकेश और मन्ना डे जैसे नाम शामिल हैं। उन्होंने लगभग 170 फिल्मों के लिए गीत गाए। उनके सुपरहिट गीतों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिसे आज की पीढ़ी भी बहुत पसंद करती है। मगर ऐसा कहा जाता है कि उस समय की चोटी की गायिकाएं सुमन जी के टैलेंट और कामयाबी से इतना घबरा गई थीं कि उनके विजय रथ को रोकने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सभी प्रकार के हथियार इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। पर्दे के पीछे एक चक्रव्यूह बनाया जाता जिसमें वो घुस तो जाती मगर बाहर निकलने का रास्ता ना होता। एक बार HMV कंपनी ने 50 चुनिंदा गानों के 4 कैसेट्स मार्केट में निकाले थे। इन कैसेट्स में सुमन कल्याणपुर के गाए गाने सबसे ज़्यादा थे, मगर इसके बावजूद कैसेट्स की कवर पर उनका फ़ोटो गायब था, जबकि बाकी सिंगर्स के फ़ोटोज़ कवर पर प्रिंट थे। इसी तरह 1965 में आई फिल्म गज़ल का एक गाना लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था और रिलीज़ भी कर दिया गया, मगर बाद में इसमें से सुमन कल्याणपुर की आवाज़ को हटाकर मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। ये गाना था जितनी सहज और सरल सुमन जी की आवाज़ है, वैसा ही उनका स्वभाव भी है। खुलेआम भेदभाव होते देखकर भी उन्होंने ना तो कभी शोर मचाया और ना ही इसकी शिकायत किसी से की। वो बस अपना काम करती गईं। लता जी के अनुपस्थिति में म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने भी उनका भरपूर फ़ायदा उठाया। इंडस्ट्री के कुछ पुराने लोगों की माने तो उस दौर के म्यूज़िक डायरेक्टर्स पर इस बात का दबाव था कि वो सुमन जी से गाने ना गवाएं, वरना स्थापित गायिकाएं उनके लिए गाना बंद कर देंगी। हुआ भी ठीक ऐसा ही। ये डायरेक्टर्स इन टॉप की गायिकाओं से पंगा लेना नहीं चाहते थे, सो इन्होंने सुमन कल्याणपुर से किनारा करना ही बेहतर विकल्प समझा। इस तरह उनके खिलाफ खूब साजिशें रची गईं। उनके रास्ते दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। सिंगिंग के मौके भी पहले की तरह नहीं मिल रहे थे। परिणाम स्वरूप 1980 का दशक आते आते सुमन जी ने हिंदी सिनेमा और गायन से रिटायरमेंट का मन बना लिया। फिल्म नसीब का गाना जिंदगी इम्तिहान लेती है गाकर सुमन जी ने प्लेबैक सिंगिंग को गुड बाय बोल दिया। शायद अपने नसीब के आगे वो भी कुछ ना कर सकीं, तभी तो आवाज़ उनकी होती, तारीफ और शोहरत किसी और को मिलती। जिंदगी इम्तिहान लेती है लोगों की जान। बात करें उन्हें मिले पुरस्कारों की तो साल 2009 में सुमन जी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय गीत के लिए प्रतिष्ठित सुर श्रृंगार संसद की ओर से 3 बार सम्मानित किया गया। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि देर से ही सही उनके प्रतिभा को एक मुकम्मल पहचान देते हुए भारत सरकार ने साल 2023 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 2024 में उन्हें महाराष्ट्र भूषण माता सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा 1961 में रसरंग फाल्के सम्मान से नवाजा गया। मराठी फिल्मों के गीतों के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया। हिंदी और मराठी के अलावा वो पंजाबी और भोजपुरी गीतों के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीत चुकी हैं। अंत में इतना ही कहूँगी कि सुमन कल्याणपुर ने संघर्षों और साजिशों के बीच जिस तरह अपने करियर की नाव को खेकर किनारे तक लगाया, आज सोशल मीडिया युग में उनके इस कैलिबर को जानकर हर कोई उन्हें सलाम पेश करता है। सुमन जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी कामना के साथ मैं आरजे कंगना आपसे लेती हूँ इजाज़त। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी किस्से विद आरजे कंगना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की गुजारिश के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।